आगे बढ़ते हुए आपकी तैयारी में हर एक नई एक कड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे हॉब्स। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर में आज उठा लेते हैं रेड बहुत दिन से नहीं उठाया, रेड उठा लेते हैं। हॉब्स को पढ़ेंगे और हॉब्स की सीरीज़ जो है वो आपकी 3 सीरीज आएंगी, लगभग 1, 2 और 3 सीरीज में आपका हॉब्स कंप्लीट होगा। फिर एक बार जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको बता दें, ये यूथ कंपटीशन के प्रश्न नहीं है, ये वो प्रश्न नहीं है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये वो प्रश्न नहीं है जो किसी पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम से निकाले हुए प्रश्न नहीं है, ये किताबों के निकाले हुए प्रश्न हैं। इसलिए आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। ये किसके नहीं है? यूथ कंपटीशन के नहीं है, यूथ के नहीं है, सिविल के नहीं है, पुराने जो पीसीएस परीक्षा होती थी उसके नहीं है, यूथ के नहीं है, और बिल्कुल नए प्रश्न हैं, लगभग नए प्रश्न हैं। चलिए इसको बिगाड़ देते हैं। और पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए पहला प्रश्न है कि हॉब्स के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से किससे प्रभावित हैं? हॉब्स अपने राजनीतिक विचार किससे प्रभावित मानता है? केवल नैतिकता और धर्म, नैतिकता की बात ही नहीं करता है वो। एक मिनट, हॉब्स नैतिकता की बात ही नहीं करता है, नैतिकता के लिए उसके लिए कोई जगह नहीं है, काट दीजिए। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये तो आपके प्लेटो महोदय हो गए, इसको भी काट दीजिए। इतिहास और पुराण, ये तो भारतीय विचारक हो गए। तो आंसर क्या निकला? ज्यामिति और भौतिक विज्ञान से वो प्रभावित है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ज्यामिति और भौतिक विज्ञान। आंसर क्या हो गया? ज्यामिति और भौतिक विज्ञान। 2 बार याद करिए, ज्यामिति और भौतिक विज्ञान। कौन से विचार? राजनीतिक विचार। कौन से विचार? राजनीतिक विचार। हर चीज को क्लियर करके पढ़िए। कौन से विचार? राजनीतिक विचार। किससे प्रभावित हैं? ज्यामिति और भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न, हॉब्स ने अपने अध्ययन में किस पद्धति का सहारा लिया था? तुलनात्मक पद्धति नहीं की, ऐतिहासिक पद्धति नहीं की, आगमनात्मक पद्धति नहीं, निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। हॉब्स ने किस पद्धति का सहारा लिया? निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। अगला प्रश्न, हॉब्स के अनुसार सृष्टि में निम्नलिखित में से क्या अस्तित्व रखता है? सृष्टि में कौन सी चीज जो है अस्तित्व में है? तो वो हमेशा किसकी बात करता है? ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है, आत्मा की कोई। जब ईश्वर की नहीं है तो आत्मा की नहीं है, तो दोनों काट दीजिए। परलौकिक जगत मतलब आध्यात्मिक, परलौकिक जगत मतलब आध्यात्मिक जगत। तो किसकी बात करता है? मैटर की बात करता है, पदार्थ की बात करता है। किसकी बात करता है? पदार्थ की बात करता है। अगला प्रश्न, लियो स्ट्रास ने हॉब्स को क्या कहकर संबोधित किया? लियो स्ट्रास ने हॉब्स को क्या कह के संबोधित किया? आधुनिक समाजवाद का पिता? बिल्कुल नहीं, समाजवादी था नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मसीहा? धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था। प्रकृतिवादी विचारक? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक राजनीति का पिता? ये किसने कहा? लियो स्ट्रास ने हॉब्स के लिए कहा है, वैज्ञानिक राजनीति का पिता। अगला प्रश्न, हॉब्स ने किस विचार को रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति का अनुसरण किया? हॉब्स ने किस विचारक की रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति का अनुसरण किया?
अरस्तु का नहीं किया, मार्श का नहीं किया, यूक्लिड का नहीं किया, गैलीलियो से किया। रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति का अनुसरण किससे किया? गैलीलियो से लिया है। अगला प्रश्न, हॉब्स का आणविक समाज एटॉमिक सोसाइटी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? जो एटॉमिक सोसाइटी है उसकी तुलना किससे की है? समाज से की है। वो किस पर आधारित है? सामूहिकता और राज्य की सर्वोच्चता, व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति अणु की तरह महत्वपूर्ण व स्वतंत्र है, दैवी अधिकारों का सिद्धांत। दैवी अधिकार बिल्कुल नहीं है, मार्क्सवादी बिल्कुल नहीं है, वो तो वर्ग संघर्ष की बात करता है। सामूहिक और राज्य की सर्वोच्चता नहीं। हॉब्स क्या कहता है? अणु की बात करता है, अणु के समान। व्यक्ति क्या है? अणु के समान है। तो कौन सा हो गया? व्यक्ति अणु की तरह स्वतंत्र और महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न, हॉब्स और कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए, दोनों मानते हैं कि पदार्थ में स्वगति अंतर विरोध के कारण होती है। हॉब्स पदार्थ में गति के लिए बाह्य दबाव आवश्यक मानता है, जबकि मार्क्स आंतरिक विरोध के कारण स्वगति मानता है। दोनों गति के लिए ईश्वर की इच्छा को अनिवार्य मानते हैं। दोनों भौतिकवाद के संबंध में एक ही मत रखते हैं। नहीं, ये भी गलत। स्वगति नहीं होती है, ईश्वर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आंसर है आपका ये वाला। हॉब्स कहता है कि पदार्थ में गति के लिए बाह्य दबाव आवश्यक मानता है। कोई पदार्थ अगर गति कर रहा है तो उसके लिए बाह्य दबाव होना आवश्यक है, जबकि मार्क्स आंतरिक विरोधों के कारण स्वगति को स्थान देता है। किसको स्थान देता है? स्वगति को। स्वगति को मानता है। ये क्या मानता है? बाह्य दबाव को मानता है। जो बाह्य दबाव है उसको मानता है। तो आंसर आपका हो गया बी। हॉब्स पदार्थ में गति के लिए बाह्य दबाव को मानता है, मार्क्स स्वगति को मानता है। अंदर से जो प्रेरणा मिलती है वो उसको मानता है। 8वां प्रश्न, हॉब्स के अनुसार गति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? गति के लिए ईश्वर और परलौकिक हस्तक्षेप आवश्यक। बिल्कुल नहीं, ईश्वर की कोई चर्चा नहीं। मानव शरीर में किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक गति नहीं, कोई नहीं। सभी चीज़ें सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति के बाद रुक जाती हैं, कोई लेना देना नहीं। गति क्या है? गति श्वासत है और वस्तुएं हमेशा गतिशील बनी रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। यही आपका है। गति को क्या बताया? श्वासत बताया है। गति क्या है? निरंतर है। निरंतर है, गति निरंतर है। गति क्या है? श्वासत है। अगला प्रश्न, ये पीडीएफ आपकी आज सही नहीं बनी है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति के संदर्भ में हॉब्स और गैलीलियो के दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? चलिए देखिए, पहले विभिन्न तत्वों को मिलाना फिर अलग करना। पहले विभिन्न तत्वों को अलग अलग करना फिर कंपोजिट करना। केवल सैद्धांतिक संघर्ष निकालना और प्रयोगों की उपेक्षा करना, कोई लेना देना नहीं। पारलौकिक तत्वों को भौतिक तत्वों से जोड़ना, कोई चर्चा नहीं। आध्यात्म की कोई चर्चा नहीं, नैतिकता की कोई चर्चा नहीं। विभिन्न तत्वों को मिलाना फिर अलग करना, नहीं। पहले अलग अलग करना। आंसर है आपका बी। पहले विभिन्न तत्वों को अलग अलग करना फिर उन्हें कंपोजिट एकत्रित कर। पहले अलग अलग करना, पहले ये चीज़ें जो हैं ये अलग हैं, तो इनको क्या करना है? पहले कंपोजिट करना है, तो इनको जोड़ना है। तो मतलब ये ऐसे करके हमने ये सारी चीज़ें जोड़ दी। तो पहले ये अलग अलग थी, अब ये कंपोजिट हो गया। ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। तो आंसर आपका हो गया पहले विभिन्न तत्वों को अलग अलग करना फिर कंपोजिट एकत्रित करना। 10वां क्वेश्चन,
हॉब्स ने वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकवाद के निर्माण में उसकी किस मान्यता ने केंद्रीय भूमिका निभाई है? हॉब्स का जो वैज्ञानिक यांत्रिक भौतिकवाद है, साइंटिफिक मैटेरियलिज्म, उसके निर्माण में उसने कौन सी केंद्रीय भूमिका को अपनाया है? मतलब केंद्र में वो कौन सी भूमिका है जिसके कारण वो यांत्रिक भौतिकवाद पनपा, तो उसके लिए किसको उसने जिम्मेदार ठहराया है? देखिए आप लोग, उसके लिए उसने किसको जिम्मेदार ठहराया है? मानवीय इच्छा मनुष्य को शांत रखती है, गलत। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के आदेश से हुई है, बिल्कुल गलत। समाज की रचना पारलौकिक शक्तियों के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक शब्द कहीं आ जाए हॉब्स में, बिल्कुल नहीं है। नैतिकता शब्द आ जाए, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर की इच्छा आ जाए, बिल्कुल नहीं है। भौतिक विश्व ही एकमात्र विश्व है जो पदार्थ के अलावा कुछ नहीं। जो हम लोगों को आज जो दिखाई देता है वो क्या है? वो सिर्फ पदार्थ है। मानव भी पदार्थ का हिस्सा है। वो क्या है? भौतिक जगत क्या है? सिर्फ पदार्थ है। पदार्थ किससे बना है? अणु से बना है। तो पहले लोग दूर दूर थे, उनको पास लाने के लिए क्या किया गया? कंपोजिट किया गया। तो कंपोजिट पद्धति का अनुसरण किया गया। भौतिक विश्व एकमात्र विश्व है और पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। आपका आंसर हो गया ये 11वां क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़ें। कार्ल मार्क्स ने हॉब्स के संदर्भ में कहा था कि हॉब्स हम सबका पिता था। हॉब्स हम सबका पिता था, बिल्कुल सही है। सीबी मैकफर्सन के अनुसार हॉब्स शक्ति राजनीति का विज्ञान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था, बिल्कुल सही है। दोनों आंसर सही है, दोनों आप याद करिए। किसने कहा है कि हॉब्स हम सबका पिता था? कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। सीबी मैकफर्सन के अनुसार हॉब्स शक्ति राजनीति विज्ञान का पेश करने वाला पहला व्यक्ति था। तो दोनों आपके कथन जो हैं, दोनों आपके सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, प्यूरिटन क्रांति 1642 से 49 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्यूरिटन आंदोलन ईसाई धर्म की रोमन कैथोलिक शाखा की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करता था, गलत। ब्रिटेन के गृह युद्ध में संसद समर्थकों का नेतृत्व क्रॉमवेल ने किया था तथा राजतंत्र समर्थकों का नेतृत्व चार्ल्स प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। संसद के जो समर्थक थे उसका नेतृत्व क्रॉमवेल ने किया था, और जो राजतंत्र था, देखो राजतंत्र में चार्ल्स प्रथम आ जाएगा और ये क्रॉमवेल, ऐसे ही आप स्पष्ट हो जाएंगे। प्यूरिटन्स राजनीतिक रूप से ब्रिटेन में गणतंत्र तथा लॉन्ग पार्लियामेंट के समर्थक थे, ये भी सही है। तो आपका हो गया बी, 2 और 3 सही है आपके, ये ऊपर वाला गलत है। चलिए आगे बढ़िए, ये बहुत लंबा प्रश्न है, इसको हम ऐसे ही बता देते हैं। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित राज्य के निर्माण की तर्क पद्धति या चरण का सही क्रम वाहक क्या है? मतलब जो राज्य का निर्माण हुआ है समझौते द्वारा, उसका सही क्रम क्या है? तो क्रम हम बता देते हैं आपको, क्रम आप याद कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, क्रम आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका बी है। पहले आया मानव स्वभाव, पहले क्या आया? पहले आया मानव स्वभाव, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद प्राकृतिक नियम, फिर सामाजिक समझौता, फिर कॉमनवेल्थ। ये राज्य को क्या बोलता है? हॉब्स राज्य को क्या बोलता है? हॉब्स राज्य को क्या बोलता है? कॉमनवेल्थ। पहले आया मानव स्वभाव। वो पहले चर्चा किसकी करेगा? मानव के स्वभाव की करेगा। वो झगड़ालू है, निंदनीय है, कपटी है,
वो इस तरीके से चर्चा करेगा। फिर बताएगा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, फिर वो बताएगा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, स्वभाव बताएगा, फिर प्राकृतिक अवस्था बताएगा कि पहले स्वभाव, फिर उसके बाद प्राकृतिक अवस्था आई। प्राकृतिक अवस्था पहले नहीं आई, पहले इंसान का स्वभाव आया तब प्राकृतिक अवस्था आई। तीसरा, फिर उसके बाद प्राकृतिक अवस्था के बाद प्राकृतिक अधिकार, फिर क्या है प्राकृतिक अधिकार, उसमें अधिकार क्या थे, फिर आया अधिकार, उसके बाद आया नियम। जब अधिकार थे तो नियम भी होंगे, तो प्राकृतिक नियम। उसके बाद सामाजिक समझौता। फिर ये नियम और अधिकार जब आगे बढ़े तो उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक समझौता। समझौता कहाँ हुआ, सामाजिक हुआ, सामाजिक समझौता। उसके बाद जो राज्य बना उसको क्या कहा गया, उसके बाद जो राज्य बना उसको क्या कहा गया, कॉमनवेल्थ। उसने राज्य को क्या कहा, राज्य को क्या कहा, कॉमनवेल्थ। उसने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा। फिर याद करिए हॉब्स क्या बोलता है, पहले आपका आया मानव स्वभाव, फिर दूसरे पे आया प्राकृतिक अवस्था, फिर अवस्था के बाद अधिकार, अधिकार के बाद नियम बने, नियम के बाद समझौता हुआ, उस समझौते के बाद क्या चीज़ निकल के आई, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसको कहा गया, राज्य को कहा गया। चलिए आगे बढ़िए। ये बड़ा सा प्रश्न है, इसको पढ़िए आप लोग। अरस्तु और हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की तुलना में निम्नलिखित संदर्भों में कौन सा कथन गलत है, असत्य। इसको छांटिए आप लोग, कौन सा कथन असत्य है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स राज्य को कानूनों द्वारा निर्मित व कृत्रिम संस्था मानता है। सही है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक होता है, जबकि हॉब्स के अनुसार मानव की प्रकृति व्यक्तिवादी, अहमवादी और स्वार्थी है। सही है। अरस्तु और हॉब्स दोनों का यह मानना था कि राज्य का निर्माण प्राथमिक रूप से सजीवन गुड लाइफ की प्राप्ति के लिए हुआ नहीं। हॉब्स का विचार था कि मनुष्यों के बीच मित्रता के स्थान पर शत्रुता होती है, इसलिए राज्य का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। सही। गलत क्या हो गया, गलत आपका हो गया ये। अरस्तु और हॉब्स दोनों का मानना था राज्य का निर्माण प्राथमिक रूप से गुड लाइफ की प्राप्ति के लिए हुआ, नहीं, गुड लाइफ के नहीं, अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुआ है। हॉब्स मानता था अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय था। उस प्राकृतिक अवस्था के मत्स्य न्याय से निकलने के लिए उन्होंने एक लिव्याथन, एक दैत्य को वो अधिकार सौंप दिए, एक बहुत बड़े व्यक्ति को अधिकार सौंप दिए। तो इन यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है। तो ये आपका आंसर हो गया ये। गुड लाइफ केवल अरस्तु बोलता है, हॉब्स नहीं बोलता है। अगला प्रश्न, हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के अनुसार राज्य के निर्माण का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना गया है। राजनीतिक चिंतन के अनुसार राज्य के निर्माण का अंतिम स्रोत क्या है, राज्य के निर्माण का अंतिम स्रोत क्या है। चलिए पढ़िए इसको। राजा का निरंकुश अधिकार, नहीं। मनुष्य के आत्मरक्षा का अधिकार, राजा का दैवी उत्पत्ति, नहीं। प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत की सुरक्षा। देखिए मनुष्य जो है वो एक प्राकृतिक अवस्था में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, तो वो अवस्था थी। तो उस अवस्था से निकलकर एक सुरक्षित अवस्था में पहुंच रहा था। तो यहाँ पर निरंकुश अधिकार क्यों हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दैवी अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटेस्टेंट देखो चर्च की तो कोई बात ही नहीं करता। वो मनुष्य की आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यही आपका हो गया। आत्मरक्षा का अधिकार जो है राज्य के निर्माण का अंतिम लक्ष्य स्रोत, राज्य के निर्माण का अंतिम स्रोत क्या है कि मनुष्य का आत्मरक्षा का अधिकार, स्वयं में जीवित रहने का अधिकार, स्वयं में जीवित रहने का अधिकार,
जीवित रहने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद रखना है। मनुष्य का आत्मरक्षा का अधिकार, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मैकियावेली व्यक्ति की कितनी मूल प्रवृत्तियां बताता है? मैकियावेली व्यक्ति की कितनी, देखो मैकियावेली से प्रश्न आ गया, यहाँ हॉब्स में मैकियावेली कहीं पे होंगे, इसलिए प्रश्न ये डाला है। मैकियावेली व्यक्ति की कितनी मूल प्रवृत्तियां बताता है? सप्रेम व सहानुभूति, 3 प्रेम भय व संपत्ति की चाह, 4 प्रतिस्पर्धा भय कीर्ति व संघर्ष, जैविक व मनोवैज्ञानिक गतियाँ। ये है 3 बताया, प्रेम भय व संपत्ति की चाह, प्रेम भय व संपत्ति की चाह। ये मैकियावेली आपकी इतनी बताता है, इतनी मूल प्रवृत्तियां बताता है। 3 प्रेम भय व संपत्ति, प्रेम भय और संपत्ति की चाह वो रखता है। लगावे थे प्रश्न नंबर 16, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ऊपर लेके आए। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष क्यों हो रहा है? ऐसी क्या बात थी जो प्राकृतिक अवस्था से लोग बाहर निकले और सब समस्त अधिकार किसको सौंप दिए? लिवियाथन को। किसको सौंप दिए? लिवियाथन को। क्या कारण था, क्यों सौंप दिए भाई? ऐसा कौन सा रीजन था जो समस्त अधिकार लिवियाथन को सौंपने के लिए मजबूर हो गए? उसमें 3 प्रमुख मूल प्रवृत्तियां थी। अभी ऊपर मैकियावेली की मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी, यहाँ 3 मूल प्रवृत्तियां हॉब्स कहता है कि भय है, पहला भय, फिर अविश्वास है, और फिर कीर्ति, यश की कामना है। भय भी रखता है, अविश्वास भी रखता है, और कीर्ति की कामना करता है। कीर्ति की कामना करने के कारण ही लोगों से भय और अविश्वास बनाता है। और वहां पर मैकियावेली की 3 कौन सी थी? प्रेम भय व संपत्ति की चाह, प्रेम भय और संपत्ति की चाह। अगला प्रश्न, इसको ऊपर ले आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई देगा, नहीं इसको ऐसे ही रखते हैं, ले आते हैं, इसको बीच में करते हैं। आप 19 नंबर प्रश्न को ना पढ़ें, आप इसको मत पढ़ें, इस पर ध्यान देना। हॉब्स मनुष्य शरीर में कितने प्रकार की गतियां मानता है? हॉब्स मनुष्य शरीर में कितने प्रकार की गतियां मानता है? केवल मानसिक गति, जैव गति और मनोवैज्ञानिक गति, 3 प्रकार की गति, स्वप्रेम, प्रेम और भय, 4 प्रकार की नैतिक, अनैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक। चलिए बताइए, ये प्रश्न अभी हो चुका है। कितने प्रकार की वो गतियां मानता है? ये देखिए, मानसिक गति नहीं है, 2 प्रकार की जैव गति और मनोवैज्ञानिक गति नहीं, 3 प्रकार की स्वप्रेम, प्रेम और भय, 3 प्रकार की गति मानता है वो। स्वप्रेम, प्रेम और भय, प्रेम, स्वप्रेम और भय, 3 प्रकार की वो गतियां मानता है। अगला प्रश्न, कौन सा विचार हॉब्स के अहमवाद के स्वरूप को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा विचार जो है वो हॉब्स के अहमवाद को सही ढंग से दर्शाता है? सार्वभौम अहमवाद? नहीं, सार्वभौम अहमवाद का जिक्र नहीं है। नैतिक परोपकारिता? नहीं है। आध्यात्मिक अहमवाद? नहीं, आध्यात्म की चर्चा नहीं करता है, नैतिकता की चर्चा वो नहीं करता है। तो इसमें क्या हो गया आपका?
मनोवैज्ञानिक अहम बात। किसकी बात की करता है? मनोवैज्ञानिक। एक साइकोलॉजी है आदमी के अंदर लड़ने की, और लालच जो है वो साइकोलॉजी के कारण है। मनोवैज्ञानिक अहम बात। अगला प्रश्न, किसने ये आलोचना करते हुए कहा है कि हॉब्स व्यक्तियों को पशुओं से भी गया गुजरा अहमवादी मानता है? तो कहा पशुओं से भी क्या है, गया गुजरा अहमवादी है। ये किसने आलोचना की? हॉब्स व्यक्ति को, ये मतलब हॉब्स व्यक्ति को क्या मानता है? पशुओं से भी गया गुजरा। ये बात किसने कही है? ये बात मैकियावेली, रूसो, कॉका? नहीं, इसको काट दीजिए। नहीं, नहीं, लॉक एंड मिल नहीं, प्रेम हॉल व कैलेंडर। ये बात कैलेंडर कहता है कि हॉब्स मनुष्य को बहुत ही गया गुजरा मानता है। अगला प्रश्न, शक्ति की इच्छा ऐसी अदम्य इच्छा है जिसका अंत व्यक्ति की मृत्यु के साथ होता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये प्रसिद्ध कथन किसका है? क्या पढ़ रहे हैं? हॉब्स पढ़ रहे हैं, तो कथन किसका हो गया? हॉब्स का। शक्ति की इच्छा अदम्य इच्छा है, बस इतना याद कर लीजिए। शक्ति की इच्छा कैसी है? अदम्य इच्छा है। ये बात किसने कही है? हॉब्स में। जिसका अंत व्यक्ति की मृत्यु के साथ होता है। शक्ति बराबर वो चाहता है, अंतिम समय तक वो शक्ति चाहता है, मरते समय तक। थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं में मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है, ना कि प्राकृतिक अवस्था का। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है, प्राकृतिक अवस्था का नहीं। अपनी किस रचनाओं में, कौन सी रचना है जिसमें वह प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग करता है, प्राकृतिक अवस्था का नहीं करता है? किसमें करता है भैया? ये करता है द लॉ ऑफ बार एंड पीस एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत। एलिमेंट ऑफ लॉ एंड डी सिबे, बिल्कुल नहीं। लिवियाथन और डी कॉर्पोरे, नहीं। इसमें करता है एलिमेंट ऑफ लॉ और लिवियाथन। एलिमेंट ऑफ लॉ न्याय के प्रकार, और लिव्याथन और वो राज्य का समझौता जिसमें हुआ है। प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है। हॉब्स ने क्या किया है? प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है। ये प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है, प्राकृतिक अवस्था का प्रयोग नहीं किया है। चलिए आगे बढ़िए। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, बताएं फटाफट, लग जाओ। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? स्वर्णिम युग नहीं, धार्मिक युग नहीं, ऐतिहासिक युग नहीं, एक कल्पना, कल्पना करता है वो। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? कल्पना की अवस्था थी। वो उसने कल्पना की है, व्यक्ति ऐसा होगा, झगड़ालू होगा, अहमवादी होगा, ईर्ष्यालु हो गया, शकी होगा, उसके अंदर शक बहुत होगा, यश प्राप्त करने के लिए वो लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। आगे बढ़िए। हुगो ग्रोसियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉ ऑफ बार एंड पीस, द लॉ ऑफ बार एंड पीस 1625 में किस अधिकार का समर्थन किया है? किस अधिकार का समर्थन किया है? संपत्ति का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। आंसर है आपका सभी व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा का अधिकार। हुगो ग्रोसियस किसका प्रतिपादक है? बाह्य संप्रभुता का। किसका प्रतिपादक है? बाह्य संप्रभुता का। बाह्य संप्रभुता की बात किसने की है? बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादक किसने किया है? हुगो ग्रोसियस ने। वो क्या कहता है? किस अधिकार का समर्थन किया? सभी व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न, टीएच हक्सले ने थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार को क्या कहा? टीएच हक्सले ने थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार को क्या कहा? प्राकृतिक न्याय नो, दैवी अधिकार नो, असंगत अधिकार नहीं, शेर का अधिकार। प्राकृतिक अधिकार को क्या कहते हैं? शेर का अधिकार। टीएच, दोबारा याद करिए, टीएच हक्सले ने थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार को क्या कहा है? शेर का अधिकार। क्या कहा है? शेर का अधिकार। शेर का अधिकार मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ गए आप?
हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित था? कौन सी चीज जो है प्राकृतिक अवस्था में अनुपस्थित थी? उद्योग और संस्कृति, जी ज्ञान कला और साहित्य, या समाज और राज्य, उपयुक्त सभी। देखिए, प्राकृतिक अवस्था में कोई संस्था थी ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं, कोई राजा था ही नहीं, मस्त न्याय था, शेर वाला न्याय था, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके। जॉन रॉल्स के अनुसार थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न होने वाला संघर्ष इनमें से किस सैद्धांतिक अवधारणा को पूर्ण करता है? जो प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष था वो किस सैद्धांतिक अवधारणा को पूर्ण करता है? ये वर्तमान में ये बात कही गई है। सामूहिक कार्रवाई की समस्या, ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, नहीं। गेम थ्योरी ऑफ नेशन संतुलन, नेशन नेस इक्विलिब्रियम, नहीं। कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीज पढ़ाई जाती है, कैदी की दुविधा। आज के आपके प्रश्न इतने ही हैं। 27 आप ये पार्ट 1 आपका हो गया, हॉब्स का पार्ट 1। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हॉब्स के प्रश्न आपको कैसे लगे, और क्या आपने ऐसे प्रश्न कभी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं, तो जरूर आप इस चीज का जिक्र जरूर करें अपने कमेंट बॉक्स में। ये आपकी यूथ कंपटीशन से निकाले हुए सवाल नहीं है, ये पुराने सवाल नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल नहीं है, ये बिल्कुल नए सवाल हैं, और आप इन पर फोकस करें। एग्जाम आपका इन्हीं से ही निकलता है।